नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 12 की इकाई 9 का अध्ययन करेंगे। काव्य का नाम है बाढ़ की संभावनाएं। बाढ़ शब्द का गुजराती अर्थ पूर होता है। ज़्यादा बारिश आने से पानी की बढ़ती के कारण जो स्थिति पैदा होती है उसे बाढ़ कहा जाता है। इस काव्य की रचयिता श्री दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 को उत्तर प्रदेश के बीजपुर के नवादा जिला के राजापुर में हुआ था। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। दुष्यंत कुमार का निधन सन 1975 में हुआ था। प्रस्तुत गज़ल मुसल्स यानी एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। ज़्यादातर गज़लें मनोरंजन के लिए होती हैं, परंतु यहाँ एक गज़ल में दो अर्थ छिपे हुए हैं। ऐसी गज़लें दुष्यंत कुमार ने रची हैं। यानी इस काव्य के अंदर जो गज़ल है उनके शेर की भाव और भूमि भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। कवि कहते हैं कि आज के वर्तमान समय में, वर्तमान जीवन में मनुष्यों की स्थितियां दुखों से गुजर रही हैं, भिन्न भिन्न है। कुछ लोग एक दूसरे के प्रति और कुछ लोग आने वाली समस्याओं के प्रति गंभीर है और कुछ लोग गंभीर नहीं है। ऐसे भेदों से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। इस बात का उल्लेख इस काव्य में कवि कहते हैं। काव्य का अध्ययन करें। प्रथम गज़ल है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि ने इस गज़ल में नदियों के किनारे पर बने हुए घर और नदियों के किनारे पर रहने वाले लोगों के बारे में बताया। कवि कहते हैं कि कुछ घर नदियों के किनारे पर बने हुए हैं। उन्हीं घरों में रहने वाले लोगों को पता है कि कभी ना कभी यहाँ पर बाढ़ ज़रूर आएगी। फिर भी ये लोग इसी बाढ़ से डरते नहीं हैं और नदियों के किनारे पर बसे हुए लोग ऐसा मानते हैं कि ये तो एक कुदरती आपदा है, इससे हम क्यों घबराएं। इसी बात को सामाजिक जीवन के अंतर्गत भी कवि कहते हैं कि जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो आने वाले संकटों का सामना करने के लिए तत्पर हैं। उनको पता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसी से हमारे जीवन में ज़रूर बाढ़ की स्थिति होगी, तकलीफ़ होगी। फिर भी ये लोग अपने जीवन को एक संभावना से भर बैठे हैं कि ये संभावना है और ये संभावना धीरे धीरे टल जाएगी। दूसरा शेर है, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ वन यानी पहाड़ी विस्तार में, पहाड़ी इलाकों में जो वृक्ष होते हैं
उसमें एक लंबा और ऊंचा तथा पतला पेड़, यानी कि जिसकी ज़्यादा डालियां नहीं होती परंतु ऊंचा ही चला जाता है। इसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसे जो चीड़ के पेड़ हैं, इनका उपयोग होता है गोंद बनाना, और इसका जो थड़ होता है उसी थड़ के अंदर से एक तेल निकलता है और उससे टर्पंटाइन तेल बनाया जाता है। तो इन चीड़ के पेड़ों के आधार पर कवि बताते हैं कि ये जो पेड़ होते हैं वे जंगल में खड़े होते हैं, और ये पेड़ आंधी में और ज़ोरों से पवन आती है तो ये टूटकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि इसका थड़ जो होता है वह नाजुक होता है। इसी प्रकार कवि हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे नाजुक लोग जो होते हैं वे ऐसी आंधियाँ जैसी मुश्किलों में टूटकर गिर जाते हैं। अगला शेर है, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। कवि ने आईना, टूटा हुआ आईना और उसके सामने उन्होंने टूटे हुए चेहरे को एक समान बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण, आईना टूट जाता है और टूटकर भी निकम्मा हो जाता है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते, परंतु टूटे हुए चेहरे वाले जो लोग हैं, निराशावादी जो लोग हैं, कि जिनको कुछ तकलीफ़ें आई है, मुश्किलें आई है, ऐसे लोग भी हैं कि वे टूटे हुए आईने से कई ज़्यादा अलग हैं। वे अपने को ऐसा मानते हैं कि हम अभी भले ही निराश है, अभी भले ही दुख में है, परंतु आने वाले समय में ज़रूर हम इसी निराशा से बाहर निकलेंगे। ऐसी स्थिति का वर्णन इस शेर में कवि करते हैं। यानी कवि कहते हैं कि अभी भी निराशा भरी जिंदगी होने के बावजूद भी हमारे में कुछ कर गुजरने की एक शक्ति बनी हुई है। अगला शेर है, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। कीचड़ का मतलब होता है दलदल, कादव, और कालीन यानी दो अर्थों से हम देखें तो कालीन का मतलब होता है एक बिछाई गई चद्दर, यानी एक अच्छा समय, और कीचड़ यानी एक बुरा समय। कीचड़ को हम संघर्ष भरी जिंदगी से देखें तो कवि कहते हैं कि अभी हमारा जीवन संघर्ष से गुजर रहा है, अभी हम कीचड़ में फंसे हुए हैं। ऐसा भी एक दिन आएगा कि जो दिन, जो अवकाश हमें मुक्ति देगा और कभी ना कभी हमें यहाँ से ज़रूर बाहर निकालेगा। हम अपनी इस संघर्ष भरी ज़िंदगी से ज़रूर बाहर निकलेंगे और अच्छे दिन को हम देखेंगे, अच्छे समय को हम ज़रूर देखेंगे। अगला शेर है, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम जुन-जुने हैं। इस शेर में सामाजिक मोभी लोग और राजनेता लोगों के ऊपर कवि ने कटाक्ष किया है। कवि कहते हैं कि कुछ इंसान दूसरे लोगों के दबाव में आ जाते हैं
और दूसरे राजनेता तथा सामाजिक अगुवाई करने वाले लोगों के नीचे काम करते हैं। वे उनका जैसे खिलौना बन गए हैं, झुनझुना बन गए हैं, ऐसा जीवन व्यापित करते हैं। इसी बात को लेकर कवि ने और भी बात बताई है कि कुछ ऐसे भी राजनेता और सामाजिक लोग हैं कि जो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। वे लोग गरीब और अन्य लाभ उठाने के लिए निजी सोच रखकर दूसरों को भी हैरान करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें संभल कर चलना चाहिए, ऐसा कवि बताते हैं। हमें दूसरे लोगों का खिलौना नहीं बनना है, झुनझुना नहीं बनना है। हम एक मनुष्य है, आदमी है। हम अपनी ज़िंदगी आत्मनिर्भर बनकर भी जी सकते हैं। तो दूसरों के दबाव में न आकर हम एक अपना अलग अस्तित्व निर्माण करें, ऐसा इस शेर के माध्यम से कवि हमें समझाते हैं। अंतिम शेर है, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने। कवि ने इस शेर में बताया है कि हमारे जो साथ सफ़र करने वाले लोग हैं, मेरे साथ सफ़र करने वाले लोग हैं, ये लोग अपने जीवन को एक निराशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मुश्किल स्थिति में आकर जीवन जी रहे हैं, दुखों से परिपूर्ण होकर जीवन जी रहे हैं। ऐसे अनमने यानी उदास लोग अभी इस जगत में हैं जो ऊँघे हुए हैं, यानी वे अभी जागृत नहीं है। ऐसे लोगों को कोई ऐसी गज़ल सुनाओ, तड़पती सी यानी फड़कती गज़ल सुनाओ, ऐसी गज़ल सुनाओ कि वे तुरंत जागृत हो जाए, वे अपनी निराशा भरी जिंदगी से बाहर हो आ जाए और अपनी एक नई आशा के साथ अपना जीवन निर्वाह करे। तो इस गज़ल के माध्यम से कवि ने सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों से बाहर कैसे निकले, अपनी निराशा भरी जिंदगी से एक आशा की किरण के साथ कैसे अपना जीवन व्यतीत करें तथा दुखों को, कष्टों को झेलते हुए हम कैसे मजबूत बने, इस बात को लेकर काव्य ने हमें समझाया है।